हेलो दोस्तों, तो स्वागत है विकास विभू कोचिंग क्लासेस में आपका। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा मासिक मूल्यांकन शुरू हो चुका है दोस्तों, जो सितंबर सत्र के लिए 2021-22 और क्लास 8 का है दोस्तों। ये क्लास 8 का है और इसमें पूर्णांक टोटल 60 दिया हुआ है दोस्तों। तो मैं हाजिर हूँ एक बार आप लोग के सामने क्लास 8 का मंथली असेसमेंट लेके। तो जिन स्टूडेंट का नहीं हो पा रहा है, बढ़िया से नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए मैं तत्पर खड़ा रहूँगा दोस्तों हमेशा। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर आराम से अपने मार्क्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं और लॉकडाउन की वजह से जो बंद था उसके भी कोई समस्या नहीं होगा दोस्तों। तो बस आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों और शेयर करते जाना ताकि और सारे स्टूडेंट का भला हो सके। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो है, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था, मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। तो इस टाइप का गद्यांश दिया हुआ है दोस्तों। और इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि गद्यांश के अनुसार अवसर मिलने पर छात्रावास से बाहर निकलकर लेखक क्या करता है। तो आप देख सकते हैं कभी कभी यहाँ पे दिया हुआ है कि कभी कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसके आगे पीछे चलती हुई मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा दोस्तों, चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ता है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है कि भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं। यहाँ पर उल्लिखित प्राण शब्द कौन सा कथन सत्य है। तो प्राण शब्द के लिए कौन सा कथन सत्य है वो दिया हुआ है। तो आप इसके लिए देख सकते हैं कि प्राण 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया। प्राण का अर्थ जीव जंतु है, प्राण शब्द स्त्रीलिंग है, प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, और प्राण शब्द पुल्लिंग और इसका प्रयोग दोनों वचनों में होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके पास है हिंदी का कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। सज्जन, तो सत्य जोड़ जन अगर कर देंगे हम लोग तो सत्यजन हो जाएगा वो, सज्जन। फिर उल्लेख, उत जोड़ लेख उल्लेख, उच्चारण, उत जोड़ चारण उच्चारण, और उच्छ्वास, उद जोड़ श्वास, उद जोड़ श्वास हो जाएगा उच्छ्वास। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है और ये 2 नंबर का है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता ना औरों की जुबानी। तो इसमें आपको बताना है कि कवि क्या कहना चाह रहा है। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें जो आपका पंक्ति दिया हुआ था उस पंक्ति के अनुसार क्या बोलना चाह रहा है कवि। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर कि कवि कहना चाहता है कि किसी भी रास्ते पर चलने से पहले यह अवश्य ज्ञात कर लेना चाहिए कि वह रास्ता लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है अथवा नहीं। कवि कहता है कि पुस्तकों में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग नहीं बताया गया है। लोग भी इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अपनी मंजिल
प्राप्त करने के लिए स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। तो दोस्तों ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की औसत है। तो आपको बताना है कि जो विश्वास पात्र मित्र होते हैं वो जीवन के औसत कैसे हैं। तो चलिए आपको इसका आंसर हम लोग बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रेडी है आपका। इसका आंसर हो सकता है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन का औसत है, क्योंकि जिस प्रकार एक वैध रोग को आसानी से जान लेता है और रोग की प्रकृति और संक्रामकता के अनुसार इलाज करता है, उसी प्रकार एक मित्र को भी कठोर निर्णय लेने से नहीं हिचकना चाहिए और मित्र का औषधि की तरह भला करना चाहिए। मित्र में माँ जैसा धैर्यता रहना चाहिए और साथ ही कोमलता भी होनी चाहिए, ताकि मित्र के दुख को वह अपना दुख समझकर दूर कर सकता है। तो दोस्तों आपका ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है 5 नंबर तक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अब हम लोग का हिंदी वाला कंप्लीट हो चुका है। अब इंग्लिश देखना है हम लोग को। इंग्लिश में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द गिवन स्टेटमेंट टॉक अबाउट द सोल्जर्स इन द चैप्टर सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोसेस। तो आपका चैप्टर 1 दिया हुआ है इंग्लिश में। तो इसमें हमको देखना है कि कहा जा रहा है कि द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर द जनरल्स कॉल इट प्रेस्टाइड इशू। तो आपको देखना है कि जो सैनिक लोग होते हैं, सैनिक लोग के लिए सियाचिन ग्लेशियर जो है उसके लिए एक चैप्टर दिया हुआ है। तो सैनिक क्या करते हैं, दे आर ब्रेव एंड करेजियस। सैनिक बहुत बहादुर होते हैं। ऑप्शन दिया आपका, दे आर टॉकिंग अबाउट द आइस कैप्स, मतलब वो आइस कैप से बातें कर सकते हैं। दे आर रेडी फॉर सुप्रीम सेटिस्फाइज फॉर द लव ऑफ द देयर मदरलैंड, वो अपने मातृभूमि से प्यार करते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। दे वैल्यू देयर सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब वो मनुष्यों के लिए सर्विस करते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। दे आर रेडी फॉर सुप्रीम सेटिस्फाइज फॉर द लव ऑफ देयर मदरलैंड, मतलब वो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि व्हाट डज द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इट इन द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स एंड
स्नोवी इवनिंग मीन, मतलब कि बता रहा है कि पोयम में कि कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि का कहना है, ऑप्शन दिया आपका, लॉट ऑफ वर्क्स आर टू बी डन बाय द पोएट बिफोर ही डाइज, मतलब वो मरने से पहले बहुत कुछ करके जाना चाहता है। रेस्ट इज नीडेड टू हिज वर्क, मतलब उसको काम के समय उसको रेस्ट की जरूरत है। द पोएट हैज टू कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, कवि को भी बहुत लंबा सफर तय करना है। द पाथ इज लेंदी एंड देयर टाइम इज शॉर्ट, उसका कवि का रास्ता बहुत लंबा है, उसके पास टाइम बहुत कम है। तो एक कवि कहना चाहता है इस पोएम में, जब आप पोएम पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको, लॉट ऑफ वर्क्स आर टू बी डन बाय द पोएट बिफोर डाइज, मतलब मरने से पहले वो बहुत काम करना चाहता है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 20-30 वर्ड, मतलब 20-30 नंबर से रिलेटेड आपका नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए, अकॉर्डिंग टू द पोएम भारत आवर लैंड नेम टू थिंग्स दैट मेक इंडियन यूनिक और स्पेशल। तो इसमें क्या दिया, अकॉर्डिंग टू द पोएम, आपका एक पोएम है भारत आवर लैंड, भारत आवर लैंड नाम का एक पोएम है, और उसमें कहा गया कि कौन ऐसा दो चीज़ है, टू थिंग्स, दो ऐसा कौन सा चीज़ है जो इंडियन कल्चर को यूनिक और स्पेशल बनाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ, चलिए आप, तो आपका हो गया इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 3 का ए, भारत आवर लैंड, भारत आवर लैंड। तो इसमें दो चीज़ कौन सा है, तो सबसे पहले एक हमारा गंगा आता है दोस्तों, गंगा रिवर, और दूसरा उपनिषद, ये दोनों मिलके इंडियन को बहुत यूनिक बनाते हैं। तो गंगा रिवर आप जानते हैं कि इंडियन लार्जेस्ट LANG लेंथी रिवर, लेंथ इसका लिख दीजिए दोस्तों, लेंथ 2525 किलोमीटर है। ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर, इसका गिरने का स्थान कहाँ है, बे ऑफ बंगाल, और ये नॉर्थ इंडिया में बहती है, नॉर्थ इंडिया फ्लो। उपनिषद के लिए क्या है, उपनिषद, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज वैदिक संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हिंदू फिलोसॉफी which from the foundation of Hinduism. This is Vedic Sanskrit text of Hindu philosophy which from the foundation of Hinduism. तो वैदिक कल्चर से रिलेटेड और हिंदुइज्म का फाउंडेशन किया हुआ है दोस्तों ये। तो आपका इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, ये आप देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, राइट, सॉरी दोस्तों, व्हाई डिड द किंग आस्क सच फुलिश क्वेश्चन ऑफ द अबाउट ऑफ कैंटरबरी। तो इसमें कवि जो है वो कैंटरबरी से क्या मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन करता है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का बी में आपका आंसर हो जाएगा कि द किंग आस्क्ड सच फुलिश क्वेश्चंस because he was a bad king and he was harsh and
cruel to his people. He did not care about this subject. तो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है। हम लोग मैथ के क्वेश्चन पे आते हैं। मैथ में क्या दिया है, कौन सा विकल्प एक वर्ग संख्या है। तो आप जानते हैं वर्ग संख्या किसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट कट जाता है दोस्तों। मैथ वर्ग संख्या जिसको बोलते हैं वो कट जाता है। तो 1400 तो किसी का वर्ग है नहीं, 1400 किसी का वर्ग नहीं, 1600 भी किसी का वर्ग नहीं है, 16,000 इसमें 000 है, 200 भी किसी का वर्ग नहीं, 1600 दोस्तों आप देख सकते हैं 40 का वर्ग है। अभी मैं दिखा देता हूँ 1600 निकाल के इसका एलसीएम 280 24, फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 200, 2 150, 2 से 25 और 5 से 25, तो 2 का जोड़ा लगा देंगे दोस्तों, पेयर बन जाएगा। देख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 25 40, तो यह 40 का स्क्वायर है दोस्तों 1600, तो इसका ये हो जाएगा आंसर। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं मैथ का कि 1 + 5 + 7 + 9 + 11 का मान ज्ञात करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों सबको हम लोग पहले जोड़ देते हैं, 1 + 5 + 7 + 9 और 11, 11 9 20 और 6 26 और 7 33 आ रहा है दोस्तों। तो हमको कंप्लीट 33 लाना है। तो 5 का स्क्वायर आप देख सकते हैं कि 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 5 का स्क्वायर + 3 दिया हुआ है, 25 + 3 28 हो जा रहा है, और 6 का स्क्वायर 36 - 3, तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा आंसर। तो डी हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, 6 का स्क्वायर -3। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया हुआ है कि 29 का वर्ग ज्ञात करना है दोस्तों, 29 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 29 का वर्ग मतलब हो जाता है 29 का स्क्वायर। तो सिंपल इसको 2 बार लिख देना, 29 × 29 = 841 आ जाएगा इसका आंसर कंप्लीट। अब 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 7900 है का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। तो √7900 का मान हो जाएगा दोस्तों 88.881, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करके रखा था पहले से दोस्तों इसके लिए। 5वां नंबर में आपका क्या दिया हुआ है मैथ में कि दिए गए त्रिभुज में, देख सकते हैं आप, दिए गए त्रिभुज में भुजा BC की लंबाई ज्ञात करना है। BC की लंबाई 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको BC ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग सिंपल लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ट्रिक से। पाइथागोरस ट्रिक से, तो पाइथागोरस ट्रिक होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण तो हमारा BC हो जाएगा, BC का स्क्वायर बराबर लंब ये हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री वाला कोण लंब, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आ जाएगा BC स्क्वायर बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको BC ज्ञात करना है, तो BC अगर यहाँ हम लोग लेंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा दोस्तों, रूट 1440 सेंटीमीटर, तो यहाँ निकल जाएगा दोस्तों इसका 37.94 सेंटीमीटर। तो आपका BC देखिए, BC ज्ञात हो चुका है हमारा 37.94 सेंटीमीटर। ये देखिए दोस्तों हम लोग अब विज्ञान पर आ चुके हैं। तो विज्ञान में दिया हुआ है कि जिस बल जिसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होता है क्या कहलाता है। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है संपर्क बल, पेशीय बल, घर्षण बल और चुंबकीय बल। तो इसमें हो जाएगा घर्षण बल।
जब एक बल इधर से लग रहा है, उल्टा इधर से लगता है, तो दोनों में घर्षण होता है दोस्तों। तो उसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल, घर्षण बल। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मान लीजिए एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। आप आग पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जल का छिड़काव करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे, अग्निशामक दल को खबर करेंगे, और सभी विकल्प सही हैं। दोस्तों दोस्तों, जल का छिड़काव तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इससे और ज़्यादा आग फैलने की संभावना रह सकती है। स्विच को ऑफ करने का मेरे पास टाइम नहीं रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले अग्निशामक दल को खबर करेंगे, फायर ब्रिगेड को अगर खबर करेंगे तो वो जल्दी आकर आग पर काबू कर सकता है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन क्या आपके पास कि प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुओं में अंतर को प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुओं में अंतर को स्पष्ट सहित बताएं। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। हम देख सकते हैं प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु, बीच में आप लोग ऐसे एगो कॉमन दे दीजिएगा। फिर देखिए लिख सकते हैं प्रदीप्त वस्तु वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण सूर्य, तारे, आग और विद्युत बल्ब। अप्रदीप्त वस्तु बोल सकते हैं वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, ग्रह, लकड़ी, पुस्तक और मानव। अब 4 क्वेश्चन पे कि बिजली मिस्त्री, देख सकते हैं आप, बिजली मिस्त्री विद्युत उपकरणों से स्विच बोर्ड, बिजली के तार आदि की मरम्मत का कार्य करते समय हाथों में रबड़ के दस्ताने क्यों पहनकर काम करते हैं दोस्तों? तो चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं। तो रबड़ के दस्ताने विद्युत रोधक होते हैं। ये विद्युत मिस्त्री को विद्युत के झटके से बचाते हैं। यही कारण है कि विद्युत स्विच की मरम्मत के समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास में पोषक तत्वों की क्या आवश्यकता एवं भूमिका है, वर्णन करें। तो इसमें बता रहा है कि किशोरावस्था में क्या क्या जरूरी होता है दोस्तों और क्यों होता है। तो आपको इसका आंसर देख सकते हैं, मैं लिख के रखा हुआ हूँ। तो आपको बता देता हूँ कि किशोरावस्था पोषण के दृष्टि से संवेदनशील समय होता है, जब तेज शारीरिक विकास के कारण पौष्टिक आहार की मांग तेज हो जाती है। इस समय लिए गए उचित पोषक हमें अच्छी स्वास्थ्य एवं काफ़ी मदद करते हैं और शारीरिक जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। आयरन, विटामिन ए और आयोडीन सहित
विटामिन और खनिज की कमियों को रोकने के लिए भोजन का सुदृढ़ीकरण का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये देख सकते हैं, अब हमारा साइंस का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों इसके साथ ही। और अब हम लोग देखें सामाजिक सोशल साइंस में आ चुके हैं दोस्तों। सोशल साइंस जो मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ परिच्छेद। तो एक पैसेज दिया हुआ है दोस्तों, झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टियां बहकर चली जाती है। तो कह रहा है कि जब भारी वर्षा हो जाती है झारखंड में तो मिट्टी बहकर चल जाता है, और जब खेत जुताई के बाद सूख जाता है, खेत जुताई होता है तो जो नमी होती है नीचे की वो ऊपर आती है, और उस समय तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी को उड़ा कर ले आती है। पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पेड़ों की कटाई और कृषि क्षेत्र भूमि के दोहन में वृद्धि हुई। इन सब के कारण झारखंड में मृदा अपरदन में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि झारखंड में मृदा अपरदन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो तेज वर्षा का होना, तेज वर्षा तो यहाँ होता ही है, तेज वर्षा होता है तभी तो मिट्टी को काट कर ले, तेज हवाओं का चलना वो उड़ा देता है। पेड़ों की अधिक कटाई, पेड़ अधिक नहीं कटेंगे तो दिक्कत होगा। तो आपको उपरोक्त सभी पर टिक लगा देना है दोस्तों, उपरोक्त सभी। फिर अस्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी व्यवस्था में आप क्या प्रमुख अंतर देख सकते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ आपके पास कि अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार वर्ग का उत्थान हुआ और महलवाड़ी व्यवस्था का आधार ग्राम समुदाय को माना गया, जो करेक्ट है। फिर अस्थायी बंदोबस्त में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार जमींदार को दिया गया था, जबकि महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जवाबदेही गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था, वो भी सही है। और अस्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। तो आप देख सकते हैं अस्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यही था अस्थायी बंदोबस्त का, जबकि महलवाड़ी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब था, और उपरोक्त सभी। तो आपके तीनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों, तो आप उपरोक्त सभी पर टिक करके आ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपके राज्य में एक सामाजिक वर्ग के कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं। अगर आप उस सामाजिक वर्ग का नेतृत्व करने वाले सदस्य में, तो आप मुद्दों को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर आप सामाजिक वर्ग के राजनीतिक मुद्दों में हैं और नेता हैं तो आप मुद्दों को किस प्रकार सुलझाएंगे। संविधान सम्मत तरीके से, अपने सामाजिक वर्ग द्वारा बनाए गए तरीकों से, विदेशी सरकारों द्वारा बताए गए तरीकों से, और अपने धार्मिक समुदाय के बनाए गए तरीकों से। तो संविधान सम्मत तरीके से, क्योंकि आप संविधान को मानने वाले हैं हमारे भारत में, तो संविधान सम्मत तरीके से ही कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए उसके बाद आपके पास चौथा नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि ऊर्जा के किन्हीं चार गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण सहित उल्लेख करें। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। ऊर्जा के वैसे स्रोत जो भविष्य में कभी समाप्त नहीं होंगे, पर उनका सतत पोषणीय विकास के माध्यम से उपयोग करना बहुत ही जरूरत है। क्यों, क्योंकि गैर परंपरागत स्रोत तो कभी खत्म नहीं होंगे दोस्तों, पर उसका सही यूज होना चाहिए। तो उसका उदाहरण हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। ये कभी खत्म नहीं होते हैं दोस्तों। उसके बाद आपके पास 5वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना में निर्धारित मूल्यों में किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तावना में निर्धारित मूल्यों में से किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए। तो हमारे भारत के प्रस्तावना, जो हम भारत के लोग, भारत को एक है, उसमें बहुत सारे मूल्य निर्धारित किए गए हैं। उसमें दो कुछ महत्वपूर्ण मूल्य हैं दोस्तों, उसको मैं आपके पास डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावनाओं में बहुत सारे मूल्यों को निर्धारित किया गया है। इनमें से दो मूल्य को निम्न तरीके से समझा जा सकता है। एक, पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म में हो जाएगा, भारतीय संविधान किसी भी धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं देता है और न ही किसी धर्म के साथ कठोर व्यवहार करता है, और संविधान में पंथ निरपेक्षता बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है, क्योंकि संविधान सभी को बराबर के नज़रिए से देखता है। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होगा कि संविधान जो है वो सभी को बराबर के नज़रिए से देखता है दोस्तों। सेकंड में आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका प्रयोग हमारे संविधान में किया गया है, जिसका अर्थ है भारत के आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। भारत पर ना तो किसी आंतरिक शक्ति का दबाव है और ना ही किसी बाहरी शक्ति का। तो आपका ये 5वां नंबर का क्वेश्चन में समाप्त होता है दोस्तों। उसके बाद
19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुए बताइए। तो पूछ रहा है कि 19वीं सदी में आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। तो 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक स्थिति, तो सबसे पहले हमको देखना है कि 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो आदिवासी लोग मिलजुल कर एक जगह रहने लगे थे एवं हल का इस्तेमाल करने लगे थे। अंग्रेजों के आने के बाद आदिवासियों में मुखिया का पद समाप्त हो गया और आदिवासी समाज अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध करने लगे एवं भगवान बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह चलाया। ये आप देख सकते हैं सामाजिक स्थिति। उसके बाद आर्थिक स्थिति क्या है कि आदिवासी समुदाय झूम खेती करते थे, जंगलों से जानवरों का शिकार करते थे, जानवर पालते थे, सड़क निर्माण कार्य करते थे एवं कुछ खेती कर अपना जीवन यापन करते थे। तो आर्थिक स्थिति भी हमारा खत्म हो चुका है दोस्तों। अब संस्कृत मिल गया है, तो संस्कृत में आपको एक पैसेज दिया हुआ है, आप पैसेज को अच्छा से पढ़ लें। उसके बाद आप इसका आंसर कर सकते हैं कि गंगा किंग अस्ति। तो गंगा एक पाप नाशनी है, पाप नाशनी नदी, पाप को नाशने वाली नदी है गंगा दोस्तों। उसके बाद आपका सेकंड नंबर रम्या पर्वता अत्र विशेषण पदम किम अस्ति। तो रम्या हो जाएगा ऑप्शन, आप यहाँ देख सकते हैं रम्या पर्वता, ठीक है। फिर आपका पूर्ण वाक्यन उत्तर अस्माकं चित्तं का प्रश्न करोति। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा अस्य देशस्य विविधा संस्कृति अस्माकं चित्तं प्रसन्नं करोति। फिर आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षम संस्कृत भाषायां लिखा। तो ये जो अनुच्छेद दिया हुआ है इसका एक उचित शीर्षक लिखना है दोस्तों संस्कृत में। तो आप इसका देख सकते हैं, आप यहाँ पर अस्माकं भारत देशः, यही इसका उचित शीर्षक दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ताकि और भी 8 क्लास के स्टूडेंट आराम से सितंबर का मंथली असेसमेंट में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो आपको दिया जाएगा 7th क्लास का भी मैं बनाने ही वाला हूँ जल्द। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जाए और आप तुरंत वीडियो को देख लें दोस्तों।